स्टूडेंट्स, जीरो टू जेनिस सीरीज में आपका 8th वीडियो, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं ट्रांसलेशन के 4 ऐसे रूल जिनके बिना आपका ट्रांसलेशन अधूरा माना जाएगा। ये 4 ऐसे रूल है जो आपको पता होनी ही चाहिए और मेरी 100% गारंटी है कि जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा उसको आज बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो उसने यूट्यूब के इतिहास में कभी नहीं सीखा होगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके वीडियो में बना रहा हूं और बहुत ही ऑथेंटिक कंटेंट आपको आज देने वाला हूं जो आपके ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा मदद करेगा। आपको बता दूं, ट्रांसलेशन पर बेस्ड ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद आपको सेकंड पार्ट मिलेगा जो कि 9th डे में मैं आपको अपलोड करूंगा। तो चलिए इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ट्रांसलेशन सही तरीके से सीखने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को पता होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश के बीच में डिफरेंस। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं कि दिए गए वाक्यों को इंग्लिश में अनुवाद करो। अब ये जो सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस को सबसे पहले तो आप समझो कि ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य, जिसमें हमको कमांड दी गई है कि दिए गए वाक्यों को इंग्लिश में अनुवाद करो। जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे तो आपको बता दूं मैं, ये सेंटेंस की इंग्लिश इस स्ट्रक्चर में बनेगी V1 प्लस ऑब्जेक्ट में। मतलब सबसे पहले आपको वर्ब लगानी है। इस सेंटेंस के अंदर वर्ब को ढूंढो आप। दिए, तो कुछ लोग सोचेंगे देना वर्ब होगी, जी नहीं। अनुवाद करो जो है वो आपकी यहां पर वर्ब है जो कि सबसे पहले आएगी, तो आप इसको लिखोगे ट्रांसलेट। ये लिख दिया आपने। अब ट्रांसलेट करो के लिए आपने यूज कर लिया ट्रांसलेट। याद रखना, सबसे पहले आपको इंग्लिश में वर्ब लगानी होती है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना होता है। जैसे आप इंग्लिश हिंदी में बोलते हो वहां जाओ, तो इसको इंग्लिश में बनाने के लिए पहले आपको गो को बोलना होगा, फिर वहां को बोलोगे आप देयर। यही डिफरेंस है हिंदी और इंग्लिश के बीच में। हिंदी में आप पहले ऑब्जेक्ट को बोलते हो फिर वर्ब को बोलते हो, लेकिन इंग्लिश में पहले आप वर्ब को बोलते हो फिर ऑब्जेक्ट को बोलते हो। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश। नाउ हियर यू कैन सी, दिए गए वाक्यों को इंग्लिश में अनुवाद करोगे तो सबसे पहले हमने लिखा ट्रांसलेट। अब दिए गए को बोलेंगे स्टूडेंट्स द गिवन सेंटेंसेस, द गिवन सेंटेंसेस। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर गिवन तो वर्ब है, ये यहां पर कैसे आ गई? जी नहीं, यहां पर गिवन वर्ब नहीं है, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है। गिवन सेंटेंसेस मतलब दिए गए सेंटेंसेस, रिटन सेंटेंसेस मतलब लिखे गए सेंटेंसेस, ट्रांसलेटेड सेंटेंसेस मतलब ट्रांसलेट किए गए सेंटेंसेस, यू नो। तो इस तरीके से गिवन सेंटेंसेस, यहां पर ये जो दिया गया है दिए गए वाक्यों, ये आपका एक फ्रेजेस है, दी गिवन सेंटेंसेस, दिए गए वाक्य, जो कि एक ऑब्जेक्ट की तरह आ रहा है। वर्ब आपकी ये रही और ये रहा उसका ऑब्जेक्ट, मतलब ये वर्ब हो गई और इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ट्रांसलेट दी गिवन सेंटेंसेस, और किस में करना है इसको? इंग्लिश में करना है, तो इनटू इंग्लिश। यहां पर इन नहीं लगेगा, इनटू लगेगा। जब कोई चीज किसी में ट्रांसफर होती है, ट्रांसलेट होती है, तो उसके लिए इनटू का यूज होता है, ना कि इनका। सो ट्रांसलेट दी गिवन सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, ये रहा आपका सही ट्रांसलेशन। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि हमने यहां पर ये सीखा कि जब भी इंग्लिश में कोई सेंटेंस ट्रांसलेट होगा तो पहले जो है वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन हिंदी में हम लोग पहले ऑब्जेक्ट को बोलते हैं फिर हम वर्ब को बोलते हैं सबसे पहले। तो आपको ये डिफरेंस दोनों के बीच में पता होना चाहिए। ऐसे ही अगर आप और कुछ बोलना चाहें, कि मैंने कहा आपने ये अक्सर सुना होगा, निम्नलिखित प्रश्नों को आंसर करो, या फिर आप बोलते हो कि लाइक इन प्रश्नों का उत्तर दो। अब इसको आपको इंग्लिश में करना है, इन प्रश्नों का उत्तर दो। तो उत्तर दो को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग आंसर, राइट। अब इन प्रश्नों का आंसर दी गिवन सेंटेंसेस या फिर फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहां लिख देता हूं मैं, ये बन गया आपका आंसर, राइट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन प्रश्नों का उत्तर दो। अब जो भी प्रश्न है वो इनके नीचे आ जाएंगे, राइट। तो ये सेंटेंस दोनों आपके क्या हो गए स्टूडेंट्स? इंपेरेटिव हो गए, जिसमें हमने ये सीखा सबसे पहले कि इंग्लिश में आप लोगों को पहले क्या लिखनी होती है? वर्ब, और वर्ब के बाद में उसका क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट दिया होता है, राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, ट्रांसलेशन का फर्स्ट रूल आप लोगों को समझ में आ गया है, जिसमें हमने सीखा कि पहले आपको वर्ब लगानी है, देन ऑब्जेक्ट लगाना है इंग्लिश में। सेकंड रूल यह है कि यदि पहला सेंटेंस पास्ट का है तो आने वाले भी पास्ट के आएंगे। कैसे आएंगे वो देखिए। जैसे रोहन ने कहा कि वह कल स्कूल नहीं जाएगा। अब स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को जब आप इंग्लिश में कहेंगे तो आप इंग्लिश में कहेंगे कि रोहन ने कहा, तो आप इंग्लिश में कहेंगे रोहन सेड। ठीक है, क्या कहा भाई? जो कहा की के लिए लगा दोगे दैट्स ओके। रोहन ने कहा कि रोहन सेड दैट
वह कल स्कूल नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, राइट आप यही कहेंगे। आपको बता दूं ये सेंटेंस आपका गलत है, सही नहीं है। इसको अगर आपको सही बनाना तो आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। वो रूल ये है, जब पहला सेंटेंस पास्ट का, कम ऑन, जो लोग उर्दू के हैं जिनको इंग्लिश पढ़ते नहीं आती है, अक्सर लोग स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर हम उर्दू मीडियम से, मराठी मीडियम से, हमको इंग्लिश पढ़ते नहीं आती है। सो इंसिस्ट के आप लोग जो है सुन के लिख ले उसको अपनी भाषा में। जब पहला सेंटेंस किसका हो भाई, सेंटेंस पास्ट का हो, ओके। जब पहला सेंटेंस पास्ट का हो तो आने वाले भी पास्ट के होंगे, आने वाले भी पास्ट के होंगे, आने वाले भी पास्ट के होंगे। और उसमें याद रखना कैन का हो जाता है कुड, विल का हो जाता है वुड, मे का हो जाता है माइट। ये विशेष ध्यान आप लोगों को देना है, ये चेंजेस हो जाते हैं आपके। तो आपका सही सेंटेंस होगा, रोहन सेड दैट ही वुड नॉट गो देयर नेक्स्ट डे। टुमारो का हो जाता है नेक्स्ट डे। दिस इज द रूल दैट यू शुड नो गाइस। के ट्रांसलेशन में आपको यह पता होना चाहिए कि अगर आपका पहला सेंटेंस पास्ट का है तो इसका इफेक्ट जो है, इसका जो असर है वो आपके आने वाले सेंटेंसेस पर भी पड़ेगा। अगर आपने जैसे कहा शी सैड दैट, वो कहती है कि वो रोज स्कूल जाती है, शी सेज दैट शी गोज टू स्कूल डेली, शी गोज टू स्कूल डेली। अब इस सेंटेंस के अंदर कोई आपसे पूछे बताइए कहां मिस्टेक है, तो अलग ही मिस्टेक दिख रही है कि शी सैड मतलब ये लिखा है सिंपल पास्ट टेंस, और अगला सेंटेंस है शी गोज टू स्कूल, जो कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो कि यहां पर गलत हो जाएगा। अब आपको यहां पर बोलना होगा शी सैड दैट शी वेंट टू स्कूल। इससे हमने क्या सीखा स्टूडेंट, हमने सीखा कि पहला सेंटेंस अगर पास्ट का आ रहा है तो उसका असर जो है आने वाले सेंटेंस पर भी पड़ता है। और वो असर कैसे पड़ता है वो मैं यहां पर बताता हूं। अगर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का कोई सेंटेंस मिले, प्रेजेंट सिंपल जो है इसका चेंज हो जाएगा स्टूडेंट पास्ट सिंपल में। मतलब प्रेजेंट सिंपल को आपको चेंज कर देना पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल को आपको चेंज कर देना पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट आता है तो उसका होगा नो चेंज। अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ रहा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नो चेंज। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, अगर आपको अगेन पास्ट परफेक्ट आ रहा है तो उसका कोई चेंज नहीं होगा। ये सारे के सारे कंसेप्ट और आपको नोट डाउन करके रखने और इनको याद रखने की कैसे यूज हो रहा है। जैसे आपने कहा फॉर एग्जांपल रवि वेंट देयर एंड हेल्प हिम। अब आपसे मैंने कहा फाइंड आउट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस के अंदर आपको गलती ढूंढनी है, क्या गलती है। रवि वहां गया और उसने उसकी मदद की, तो आप यहां देखेंगे यहां लिखा है वेंट, राइट। सेंटेंस जुड़ा है किससे, एंड से, तो जो वर्ब की फॉर्म यहां लगी है वही वर्ब की फॉर्म यहां भी लगेगी, क्योंकि पहला सेंटेंस पास्ट का तो आने वाले भी पास्ट के। कम ऑन, पहला सेंटेंस पास्ट का तो आने वाले भी पास्ट के। ऐसे 2 3 4 बार आप बोलेंगे वो आपको वैसे याद हो जाएगा। पहला सेंटेंस पास्ट का तो आने वाले भी पास्ट के। इफ द फर्स्ट सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस द रिमेनिंग विल बी इन पास्ट। कम ऑन, इफ द फर्स्ट सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस द रिमेनिंग सेंटेंस विल बी इन पास्ट। सो रवि वेंट देयर एंड हेल्प्ड हिम, यहां पर आपको V2 लगाना होगा क्योंकि यहां पर आपका V2 लगा है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि सेकंड रूल में हमने क्या सीखा। सेकंड रूल में हम लोगों ने सीखा कि यदि पहला सेंटेंस पास्ट का आ रहा है तो आने वाले सेंटेंस पर भी उसका असर होता है, जिसमें कैन का कुड, मेक का माइट, विल का वुड। इसके अलावा प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का नो चेंज। इस तरीके से ये सारे यूजेस आपको याद रखने हैं। चलिए हम लोग चलते हैं थर्ड रूल पर। तीसरा जो रूल है ना भाई ट्रांसलेशन का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को इन रूल्स में गलती करते हुए देखा है। ट्रांसलेशन का जो तीसरा रूल है वो है सही तरीके से WH वर्ड को यूज करना। आपने देखा होगा जब आप किसी से बातचीत करते हो तो आप क्या कहते हो, मैं जानता हूं आप कहां जा रहे हो। तो इंग्लिश में स्टूडेंट्स इसे कहता है मैं जानता हूं आप कहां जा रहे हो, आई नो वेयर आर यू गोइंग, राइट ये लिख देता है वो। मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहते हो, I know what do you want to say। और यहां पर क्वेश्चन मार्क भी कुछ तो लगा देते हैं भाई, ये दोनों सेंटेंस गलत है। लेट मी टेल यू, ये दोनों सेंटेंस गलत है। अब आप कहोगे सर क्या गलती है, हमने तो सही लिखा है। भाई अगर आप इस आई नो से इस सेंटेंस को जोड़ रहे हैं तो आपको ग्रामर का रूल जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। और ग्रामर का रूल ये कहता है कि जब भी कोई WH वर्ड सेंटेंस के मिडिल में है, कम ऑन लिखते रहना भाई, मेरे एक एक सेंटेंस एक रूल है। जब भी कोई सेंटेंस, whenever you find any WH word in the middle of sentence, so you have to follow a specific rule। वो स्पेसिफिक रूल क्या है कि आपको इस where के बाद में जस्ट बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, आपको इस
इस व्हाट के बाद में जस्ट बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, न कि हेल्पिंग वर्ब लगानी है। जी हां स्टूडेंट्स, वेयर और व्हाट के बाद आने वाला सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होगा, न कि इंटरोगेटिव होगा। जब ये अफर्मेटिव होगा तो इसका सही रूप होगा आई नो वेयर, अब आएगा यू, अब आएगा आर, अब आएगा गोइंग। और याद रखना इसमें क्वेश्चन मार्क इसमें नहीं लगता, इसमें फुल स्टॉप लगेगा। आई नो वेयर यू आर गोइंग, मैं जानता हूं आप कहां जा रहे हो, मैं जानता हूं जहां आप जा रहे हो। जो भी मीनिंग आप निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहते हो, तो इसकी इंग्लिश होगी स्टूडेंट्स आई नो व्हाट। अब व्हाट के बाद सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो पहले यू आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी डू नहीं लगता, हम सब जानते हैं, इसलिए यहां लगेगा वांट। आई नो व्हाट यू वांट टू से, व्हाट यू वांट टू से, और ये लगेगा आपका फुल स्टॉप। इन दोनों सेंटेंसेस में ये वाला सेंटेंस और ये सही है, बाकी ये दोनों गलत थे। तो ये गलत क्यों थे? क्योंकि हम लोगों ने WH वर्ड जब भी सेंटेंस के मिडिल में आता उसके रूल को फॉलो नहीं किया था। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ लिखो, मैं जानता हूं आप कब जाओगे, आई नो व्हेन यू गो, राइट, मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहते हो, आई नो व्हाट यू वांट टू से। तो इसी तरीके से आपको जो भी लिखना आप लिख सकते हैं। अब इसमें एक साथ आप लोग दो रूल फिट कर रहे हो। जैसे मैंने कहा उसने कहा कि वह कहां जा रहा है, या उसने पूछा कि, ऐसा कर लो, उसने पूछा कि वह, या वह की बजाय तुम लिख लो, तुम कहां जा रहे हो। अब आपसे कहा गया कि इसको इंग्लिश में करो। इसको इंग्लिश में बहुत कम लोग कर पाएंगे, क्योंकि इसमें 2 से 3 नियम लगेंगे। सबसे पहला तो उसने पूछा, पूछा मतलब आस्क्ड, ही आस्क्ड। अब किससे पूछा ये क्लियर ही नहीं है, तो यू का यू ही रहेगा, ही आस्क्ड। अब ये जो की है, तो क्या इस की के लिए हम लोग दैट लगाएंगे? जी नहीं स्टूडेंट, इस की के लिए आपको दैट नहीं लगाना है। सबसे पहले तो ट्रेडिशनल तरीके से हम इसको कर लेते हैं, जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं गलती। देखिए, एक आम स्टूडेंट इसको क्या लिखेगा, एक आम स्टूडेंट लिखेगा he asked that where are you going, है ना, ये लिखेगा। जबकि इसमें एक नहीं, दो नहीं, 3 मेजर मिस्टेक है स्टूडेंट। तो हम इसको आप सही करते हैं। पहली चीज तो दैट नहीं लगेगा, क्योंकि दैट के लिए आपको बता दूं, आपको WH वर्ड ही कनेक्टिव का काम करता है। जब कोई WH वर्ड कहीं पर आ जाता तो दैट कनेक्टिव नहीं लगता, पॉइंट टू बी नोटेड। जब आपके सेंटेंस के मिडिल में कोई WH वर्ड व्हेन, वेयर, व्हाई आ जाता है तो वहां पर आपको दैट कनेक्टिव यूज नहीं करना है, पॉइंट टू बी नोटेड। सो ही आस्क्ड वेयर, अब तुम कहां जा रहे हो, इस सेंटेंस को जब इंग्लिश में कहोगे तो आपको पहले लिखना है यू, और बता दूं मैं आपको, यहां पर लिखा है V2, तो इस आर का हो जाएगा वर, राइट। अब आर नहीं लिखना, आपको वहां वर लिखना है। सो ही आस्क्ड वेयर यू वर गोइंग, कम ऑन, वेयर यू वर गोइंग, दैट इज। अगर मैं यहां लिख दूं कि उसने रोहन से पूछा वह कहां जा रहा था, तो रोहन के लिए यहां पर प्रोनाउन ही बन जाएगा, तो ही वॉज गोइंग फिर हो जाएगा, वो एक अलग कंडीशन है। तो स्टूडेंट्स ये रूल भी आपको याद रखना है, और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे जो नरेशन पर बेस्ड वीडियोस है ना, उन वीडियोस को आप यहां से आई बटन से प्रेस करके उन वीडियोस को देख लें। नरेशन इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच में आपको ट्रांसलेशन करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आप सही सेंटेंस लिखेंगे, सही सेंटेंस बोलेंगे, और बोलते वक्त ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हमसे होती है वो नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि इस कॉन्सेप्ट में आपको करना क्या है कि जब भी कोई WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो आप लोगों को उसके बाद में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। चलिए चलते हैं 4th रूल की ओर। स्टूडेंट्स, जब हमारी ग्रामर ठीक ठाक होती है, हमें सेंटेंस की समझ सही होती है, तो हमारा ट्रांसलेशन भी अपने आप ठीक हो जाता है। 4th रूल में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों को अगर कोई लेंथी सेंटेंस दिया जाता है तो उसको आपको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहां पर लिख रहा हूं, मैं ध्यान दीजिएगा। कुछ बातें ऐसी होती है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, आप अगर मराठी मीडियम से हैं, गुजराती मीडियम से हैं, उर्दू मीडियम से, तो आप अपनी भाषा में इसको लिख लें। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, इसको सुनिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जिन्हें बताया नहीं जाता किंतु समझा जाता है। अब देखो, समझा जाता है, ये हमने लिख दिया। उन बातों को समझने के लिए, उन बातों को समझने के लिए हमारे पास पर्याप्त ज्ञान और समझदारी
होना चाहिए। अब भाई ये सेंटेंस आपको मैंने लिखा, मैंने कहा चलो इसको इंग्लिश में करो। अब इसको अगर इंग्लिश में करना है तो याद रखना, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इस सेंटेंस में ऐसा क्या है कि हम इसको इंग्लिश में आसानी से कर सकें। आपको इस सेंटेंस को कुल मिला के तोड़ना है, अलग अलग भागों में डिवाइड करना है। याद रखना, जब आप पूरे सेंटेंस को एक साथ पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप इसको छोटा छोटा करके पहले पढ़े, समझें कुछ बातें ऐसी होती हैं। ओके, सो आप सबसे पहले तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, देयर से स्टार्ट करके, देयर आर समथिंग, ये एक तरीका हो गया। देयर आर सम थिंग्स मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं। देयर आर सम थिंग्स लाइक दैट, लाइक दिस, विच आर। अब देखो, आप यहां से भी शुरुआत कर सकते हो या फिर आप चाहे तो इस सेंटेंस को और भी सरल बना सकते हो, मैं बताऊंगा आपको। देयर आर सम थिंग्स लाइक दिस विच आर, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, सम थिंग्स आर लाइक दिस विच आर। अब इसमें देयर आर नहीं लगा सकते, आप ऐसा भी लिख सकते हो, मैं आर करके यहां पर लिख देता हूं आपको, सम थिंग्स आर लाइक दिस। ये भी एक तरीका होता है। मैं इसके अलावा एक और तीसरा तरीका बताऊंगा जिसमें आपको ये भी नहीं लिखना पड़ेगा और भी आसानी से हो जाती चीजें। देखिए मैं आपको बताता हूं कैसा होता है। कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें बताया नहीं जाता। सम थिंग्स आर लाइक दिस विच आर नॉट। अब बताने को बोलते हैं हम लोग एक्सप्रेस करना, विच आर नॉट एक्सप्रेस्ड, जिसे एक्सप्रेस्ड नहीं किया जाता, जिसे बयान नहीं किया जाता। विच आर नॉट एक्सप्रेस्ड, ये आपका पेसिव में बना है, किंतु समझा जाता है, बट अंडरस्टूड, राइट, बट अंडरस्टूड। आप चाहे तो बट के बाद में यहां पर आर भी लिख दे, बट आर अंडरस्टूड। इसका मतलब ये हो जाएगा कि उन्हें समझा जाता है, दैट इज द मीनिंग। आप चाहे तो एक दूसरा तरीका ये भी था कि समथिंग आर नॉट एक्सप्रेस्ड बट अंडरस्टूड। आप ये भी लिख सकते थे यहां पर कि सम थिंग्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड बट अंडरस्टूड। ये सबसे शॉर्ट तरीका हो गया। कुछ चीजें जो होती हैं उनको बयान नहीं किया जाता, उनको समझा जाता। ये एकदम शॉर्ट में हो गया, राइट। तो आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। इसमें तीनों तरीके, ये वाला भी कर सकते हो। मैंने चारों तरीके आपको बता दिए, 3-4 जितने भी पॉसिबल उसके ट्रांसलेशन थे सब मैंने आपको समझा दिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप लोग सबसे पहली फुर्सत में तो बाल की खाल निकालें नहीं किसी भी चीज की। जो चीज इंग्लिश में हिंदी में जैसे लिखी है, जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में वो वैसे ही हो। आपको उसके मीनिंग को चेंज करके, थोड़ा सा बदलाव करके, मीनिंग को चेंज नहीं करना, मीनिंग तो वही देना है। आपको उसकी जो फॉर्मेशन हिंदी में है, आपके नेटिव लैंग्वेज में है, उसको सही तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको थोड़ा सा उसमें बदलाव करना पड़ता है। तो ये देखो, सम थिंग्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड बट अंडरस्टूड। इसका मतलब ये हो रहा है कि कुछ चीजें जो होती हैं उन्हें एक्सप्रेस नहीं किया जाता, उन्हें बयां किया जाता है। तो इस लाइन का मतलब वही निकल रहा है। और ये जो है एग्जैक्ट मतलब जैसा लिखा है वैसे ही कि सम थिंग्स आर लाइक दिस विच आर नॉट एक्सप्रेस्ड बट अंडरस्टूड। अब आगे देखते हैं हम। उन बातों को समझने के लिए हमारे पास पर्याप्त ज्ञान और समझदारी होना चाहिए। अब उन बातों को समझने के लिए, उन बातों को मतलब हमारे पास पर्याप्त ज्ञान और समझदारी होनी चाहिए। अब देखो भाई, ये उन बातों को समझने के लिए, आपको क्या लग रहा है कि ये उन बातों को समझने के लिए पहले आ जाएगा? जी नहीं, ये आपका बाद में जाएगा। हमारे पास मतलब ये जो है पहला आएगा आपका, मतलब एज अ सब्जेक्ट यूज होगा, राइट। या फिर उन बातों को समझने के लिए, तो आपको उन बातों को समझने के लिए यूज करना होगा इन ऑर्डर टू, राइट। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, के वास्ते। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देम, ऐसा भी लिख सकते हो। मैं दोनों तरीके से बता देता हूं आपको। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देम, उन बातों को समझने के लिए, उन चीजों को समझने के लिए। अब उन बातों के लिए हमने पता क्या यूज किया है, यहां पर सिर्फ देम यूज किया है। आपको ये नहीं लिखने की जरूरत है कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स, नो नीड टू राइट दैट, बिकॉज आपने देम यूज कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी आपने समथिंग पहले डिस्कस कर लिया था, दैट्स व्हाई। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देम वी शुड हैव, क्या होना चाहिए? पर्याप्त ज्ञान और समझदारी। वी शुड हैव इनफ नॉलेज एंड विजडम, राइट। ये एक तरीका ये हो गया। या फिर आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं कि वी शुड हैव इनफ नॉलेज एंड विजडम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देम।
ये भी एक तरीका होता है, मतलब आप वी से भी स्टार्ट कर सकते थे सेंटेंस को कि वी शुड हैव इनफ नॉलेज, हमारे पास पर्याप्त नॉलेज और समझदारी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देम, उनको समझने के लिए। इन ऑर्डर टू की बजाय यहां पर आप चाहे तो टू भी लगा सकते हैं, टू अंडरस्टैंड देम, उनको समझने के लिए वी शुड हैव इनफ नॉलेज एंड विजडम। सो आप देखेंगे कि जब हमने इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, when we translate all these what you can say sentences into English, तो हमने कुछ चीजों को इग्नोर किया। कौन कौन सी चीजों को इग्नोर किया कि उन बातों को हमने हटाई दिया, उनकी जगह हमने क्या लगाया, them लगाया। सो ट्रांसलेशन का ये नियम आप लोग बिल्कुल स्टूडेंट अच्छे से याद रखें, क्योंकि मैं तो काफी सारी चीजें ट्रांसलेट करता रहता हूं, हमारे पास तो काफी सारी स्टोरीज है हिंदी में जिनको मैं अभी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूं, और बहुत जल्दी आपके लिए वो स्टोरीज लेकर भी आ रहा हूं, हमारे जो न्यू नोट्स बना रहे हैं उसमें। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आप लोग जो है ये टेक्निक को सीखे और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करें। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग 4 से 5 और भी ऐसे रूल्स जिनका ट्रांसलेशन में ज्यादा यूज होता है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर पाऊंगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, और आज के दिन इस वीडियो को अपने स्टेटस पर रख ले ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सके। फिर मिलूंगा एक अच्छे कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।